नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अब अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था और इसके अलावा मैंने परसों भी बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई है, अभी कल की है, अब सर्कुलेट हो रही है, आप लोगों को पता चल गया होगा बहुत सारे लोगों को, और ना भी पता चला हो तो फिर से मैं एक बार चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो नोटिफिकेशन है 2022 एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो इस माह के एंड तक यानी नवंबर एंड तक जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, नवंबर एंड तक जारी होने की पूरी संभावना है। और अगर नोटिफिकेशन नवंबर एंड तक आएगा तो इसका मतलब है कि जो आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है वो ये बात मान के चलिए कि मार्च के मंथ पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, इसका मतलब है कि नवंबर से लेके अभी हम अगर बात करें तो लगभग 4.5-5 महीने का समय है ना। 4 से 5 महीने के बीच का समय मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद तो आपको कम समय मिलेगा क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये मैं लगातार बता रहा हूँ। और अगर 3 महीने का समय वहाँ से मिलेगा तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो 120 दिन समझ लीजिए कि 120 दिन का जो है आपके पास प्रीलिम्स को तैयार करने का मौका है। और आपको ये बात पता है कि लगातार हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं, बहुत हाई जा रहा है। 2019 का कट ऑफ आप लोगों ने अभी देखा होगा, उसमें कट ऑफ गया है 77 अनरिजर्व का। इसके अलावा 2020 में भी जब बहुत कठिन पेपर आया था तब भी जनरल का कट ऑफ 72 गया था। इसके अलावा 2021 का कट ऑफ है वो भी आपको पता है, अनरिजर्व में 77 मार्क्स गए और वो भी 97 में से। इसका मतलब है कि 80% कट ऑफ जा रहा है। कितना जा रहा है कट ऑफ? 80%। अब अगर 80 नंबर आपको लाना है तो स्वाभाविक है कि नोटिफिकेशन के बाद आप तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन आराम करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, उसके बाद क्लास अटेंड करने के विषय में सोचेंगे, टेस्ट सीरीज के विषय में सोचेंगे, तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा, है ना। और ऐसी तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है जब एग्ज़ाम ना निकले। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि एक तो ये है कि आज जैसे न्यूज़ आई है आप लोगों को तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमर कस लीजिए 2022 को। और एक बात मैं और बता दूं, ठीक है, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये कहता है कि 2022 में 500 से 600 पोस्ट आ सकती है। नंबर ऑफ पोस्ट इस बार पिछली बार जितना 2020 और 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उससे डबल आने की पूरी उम्मीद है। आपको पता है कि 2023 में इलेक्शन है। अगर 2023 में इलेक्शन है तो स्वाभाविक सी बात है कि पोस्ट लाएंगे, तभी सरकार का एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। तो अच्छी पोस्ट आने वाली है और आपको अभी से तैयार हो जाना चाहिए। कमर कस लीजिए अब आप लोग और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज, 2 चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि आप क्लास अटेंड कीजिए डेली, सारे टॉपिक शुरू कर दीजिए पढ़ना। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज, हम दोनों प्रोग्राम लेके आए हैं आपके लिए, है ना। एक तो प्रोग्राम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स आरंभ किया है और जिसमें मैं अरुण कुमार रात को 8 बजे आपसे डेली मिलता हूँ। रात को 8 बजे, है ना, पता ही है आप लोगों को। और जिसमें मैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ाता हूँ, जिसका जो सिलेबस है आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है एमपीजी के है, वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5 आपके सिलेबस में जो 3 यूनिट है उसका संबंध एमपीजी के से। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 9:15 पे भी मैं डेली लाइव होता हूं और इस समय मैं पढ़ा रहा होता हूं कमीशन, जो आपका यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है, जिसको हम आयोग के नाम से जानते हैं, है ना। तो आयोग भी मैं देख रहा हूं, आप लोगों को आयोग भी बहुत अच्छे से करा रहा हूं मैं। शानदार क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। ठीक है, सारे फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट, सारे कॉन्सेप्ट सब पे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी। तो जितनी क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है आप लोग जुड़ जाइए। इसके अलावा और भी हम प्लान कर रहे हैं क्लास का, है ना। तो आपको उससे भी जुड़ना है, अपने तैयारी को जो है वो बेहतर बनाना है। और इतनी श्योरिटी है कि जितनी भी क्लास हम लेंगे एमपीजीके में और कमीशन में, हम आपसे ये वादा करते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए या आपका सिलेबस कोई छूट जाए, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको ना समझ में आए,
पूरा का पूरा कवर करेंगे। और आपको पता है कि एमपीजी के मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 30 एक क्वेश्चन तो बनेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अगर 25-30 क्वेश्चन, मैं कहता हूं अगर 30 क्वेश्चन है और उस 30 में से अगर आपने 25 सही कर दिए ना तो बहुत आगे जाने वाले हैं आप लोग, ठीक है। और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमको 25 से 27-28 तक टारगेट करना, और इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो हमने जो बताया, आप डेली क्लास से जुड़िए रात 8 बजे, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा आप लोगों के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है जो, वो है टेस्ट सीरीज, है ना। क्या जरूरी है आपके लिए? टेस्ट सीरीज। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए टेस्ट सीरीज के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। हमने एमपीपीएससी मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है 2021 के लिए। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज हमने 2022 के लिए प्रीलिम्स के लिए भी स्टार्ट की है। और इसका तरीका ये है कि आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए। और टेस्ट सीरीज ऐसी है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। हम शानदार क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से पूछते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उस टेस्ट सीरीज का ये जरूर है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को अपनी तैयारी को परखने का भी मौका मिलेगा। आप कितना तैयार हैं, क्या चीज़ है जो आपकी कमी रह गई है, कौन से टॉपिक को अच्छा करना है, कौन सा टॉपिक आपका ख़राब है ना, कहाँ समस्या आ रही है, तुक्का क्यों नहीं बैठ रहे हैं। दुनिया भर की जो चीज़ें हैं ना, उसका एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 2022 के लिए प्रीलिम्स के लिए, वो खरीदिए, ठीक है, परचेस कीजिए और अपना फ़ायदा लीजिए उसका। तो दो चीज़ें हमने बता दी है, और हमने ये भी बता दिया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो सबसे पहले तो कि आप लोग तैयार हो जाएं, कवर कस लीजिए, पढ़ाई कीजिए, 6 या 8 घंटे अभी से निकालना शुरू कीजिए अगर 80 नंबर आपको लाना है और सिलेक्शन को श्योरिटी देनी है तो, ठीक है। बाकी अगर केवल टेस्ट ऐसे ही मज़े लेना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो टेस्ट सीरीज प्रारंभ कीजिए, क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, तभी आप अपनी तैयारी को गति दे पाएँ। तो ये तो रही आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, चैनल से फटाफट जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सहपाठियों तक, है ना, जो भी सखा हों, सखी हों, जो भी हों आप लोगों के बीच में, सबको लिंक शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण, बहुत शानदार टॉपिक है, मध्य प्रदेश का परिवहन। और आपको पता है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एनएच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी शहर पूछ लिया जाता है कि उसके पास कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। तो आप लोग चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए फटाफट, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का परिवहन। क्या है टॉपिक हमारा? मध्य प्रदेश का परिवहन। क्लियर? चलिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है एनएच से, नेशनल हाईवे से, ठीक है। स्टेट हाईवे तो है ही है, नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2021 के क्वेश्चन पे भी वायु परिवहन से क्वेश्चन बना। आपको याद होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा गया है ना, जिसने पेपर देखा। अच्छा, आप लोग पेपर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा गया। पेपर जरूर देखिए, क्योंकि आप अपनी तैयारी को तभी उस दिशा में, सही दिशा में ले जा पाएंगे जब आप पुराने पेपर को अच्छे से वॉच करेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन का नेचर समझेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2019 के प्रीलिम्स में, 2020 के प्रीलिम्स में, 2021 तीनों प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, चाहे एमपीएसआई का एग्जाम दे रहे हों आप लोग, है ना, एमपीएसआई का दे रहे हो या एमपीपीएससी दे रहे हो, इसके अलावा चाहे पटवारी का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पटवारी का भी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है बहुत जल्दी। इसके अलावा व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं ना,
तो हर एग्जाम में एमपीजी के क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बन जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से रखनी है, पेपर भी देखने हैं, सारे पेपर देके आपको क्वेश्चन हर बार मिलेंगे एनएस से। ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैं भी पेपर दिया हूँ तो मुझे पता है क्वेश्चन पूछेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण शानदार टॉपिक है, परिवहन, है ना। मध्य प्रदेश का परिवहन, मध्य प्रदेश का जो परिवहन वो तीन प्रकार के। एक तो ये है सड़क परिवहन, सड़कों के माध्यम से चलना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वो है। तो सड़क परिवहन हमारा पहला है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की भी सुविधा है, पता है आपको रेलें चलती है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की भी सुविधा है, 6 एयरपोर्ट हैं, आपको पता है ना। तो हमारे यहाँ जो परिवहन के साधन है वो तीनों उपलब्ध है, सड़क परिवहन भी उपलब्ध है, रेल परिवहन भी उपलब्ध है और इसके अलावा वायु परिवहन भी उपलब्ध है। क्लियर? चलिए अब हम सबसे पहले अपना देखेंगे सड़क परिवहन। क्या देखेंगे? सबसे पहले सड़क परिवहन देखेंगे। सड़क परिवहन की स्थिति क्या है हमारे मध्य प्रदेश में, कौन कौन से एनएच है, इंपॉर्टेंट एनएच पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो सड़क परिवहन है, आपको बताना है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आधार। अब आर्थिक विकास का आधार कैसे होता है? आपको पता है कोई भी किसी भी देश में अगर परिवहन सुविधा ना प्रदान की जाए तो अर्थव्यवस्था जो है वो सही रास्ते पे नहीं आ पाएगी, अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हो पाएगा। कैसे? अर्थव्यवस्था में आपको पता है 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब भी अच्छे से हम देखेंगे। एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है ना। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, है ना, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। इसके अलावा सेकेंडरी क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राइमरी वस्तुओं का इस्तेमाल करके उसको इंडस्ट्री में, तो ये इंडस्ट्रियल वाला एरिया है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा होता है टर्सरी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र। यहाँ पे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, है ना, बीमा, बैंकिंग, इस तरह की। तो अर्थव्यवस्था जो है 3 क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, किसी भी देश की रन करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं परिवहन की आवश्यकता होती है ना, परिवहन की। और उनमें से सबसे जो अच्छा साधन होता है परिवहन का वो है सड़क परिवहन, क्योंकि इजिली अवेलेबल है, हर जगह इससे पहुंचा जा सकता है। आपको पता है कि रेल परिवहन आज भी इंडिया में ऐसी है कि सभी गांवों तक नहीं पहुंची है, सभी शहरों तक नहीं पहुंची। इसके अलावा वायु परिवहन तो बहुत भी सीमित है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? सड़क परिवहन। मतलब हम कहें कि अगर एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, बीज किसानों तक पहुंच जाए, उनकी वस्तुएं या हम जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर पदार्थ, गेहूं, चना हो गया, ये मंडी तक पहुंचे, और मंडी तक पहुंचेगा तभी तो उनको किसानों को उचित दाम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है? जरूरी है ना कि सड़क परिवहन हो, है ना, रोड हो। रोड अगर नहीं रहेगी तो ट्रैक्टर वस्तुएं लेके कैसे मंडी तक पहुंचेंगे, या कोई व्यक्ति कैसे अपने मंडी तक खुद पहुंचेगा? तो रोड का होना जरूरी है, यानी कि सड़क परिवहन का होना, रोड का होना जरूरी है। तो सड़क परिवहन कैसे? इसी प्रकार से आप सेकेंडरी क्षेत्र में देख लो कि वस्तुएं तो मान लीजिए बन गया, अब मान लीजिए आलू से चिप्स बन गया, अब चिप्स आप तक कैसे पहुंचेगा? इसके लिए भी जरूरी है कि कोई ट्रक हो जो आप तक चीजों को लेके पहुंचे मार्केट तक, और मार्केट से आप खरीदें। अगर आप खरीदेंगे तभी तो ये क्षेत्र बूम करेगा। तो इसके लिए भी आपको रोड, सड़क का होना जरूरी है ना, रोड का या सड़क का होना जरूरी है। तो इसके लिए भी सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्विस क्षेत्र है, एक व्यक्ति कहीं जाता है, बीमा सुविधा, बैंकिंग सुविधा आप तभी पाएंगे। मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए हम किसी गांव में रहते हैं, अब गांव से 4 किलोमीटर दूर बैंकिंग सेवा है, हमारे यहाँ बैंक मान लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है गांव में अभी भी बैंकिंग सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। तब अगर बैंक तक पहुंचना है तो स्वाभाविक सी बात है सड़क मार्ग ही हमारे लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए वहां से 4 किलोमीटर और कोई वो आ जाएगा, है ना। एयरपोर्ट है हमारे पास, एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर जाएंगे, है ना, हवाई पट्टी है, हवाई जहाज है, कुछ ऐसा तो है नहीं। और रेल तो हम बुला नहीं सकते, है ना, इतने पावरफुल तो हम है नहीं। जहाँ रेल होगा, जहाँ ट्रैक होगा, वहीं पे रेलें होंगी। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है? सड़क परिवहन। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था का जो विकास है ना, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, उन सब के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सड़क परिवहन। ये बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई?
अगर कोई ऐसी बात जो अभी तक मैं समझाया हूँ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपने जो भी डाउट हो वो बता दीजिए। इसके अलावा जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक भी ना समझ में आई हो, कोई ऐसी चीज़ें इस टॉपिक के पहले भी, आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपका आंसर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, आई होप कि ये सारी चीज़ें और जो भी मैंने अभी बताया कि आर्थिक विकास का आधार है, ये आप बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे, है ना। इससे बेहतर तरीका तो नहीं हो सकता समझाने का कि मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग आर्थिक विकास का आधार। चलिए, तो सड़क परिवहन क्या है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का भी आर्थिक विकास सड़क परिवहन पर निर्भर करता है। चलिए, एमपी सड़क परिवहन की जो स्थापना हुई है 1962 में हुई है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने दिमाग पे रखना है। कब हुई है सड़क परिवहन की स्थापना? 1962 में। याद रहेगा आप लोगों को? याद नहीं रहेगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। 1962 रट लीजिए 2-3 बार। 1962 ऐसा ईयर है जब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई। आई होप कि अब जरूर रट गया होगा आप लोगों को, और नहीं होगा तो तुरंत याद आ जाएगा आपके एग्जाम हॉल में कि सर ने 2-3 बार ऐसी बातें की थी कि एमपी सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में हुआ था, है ना। चलिए, जो सड़क की दृष्टि है, हम जिसको घनत्व बोल दें या सड़क की जो पहुंच है, वो सब चीज़ें को आधार अगर बना ले तो सड़क की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ये बात आपको याद रखनी है कि सड़क की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एमपी जो है सड़क परिवहन की दृष्टि से कहाँ पे है, किसी नंबर पे है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना कि जो हमारा घनत्व है या हमारी सड़क की पहुंच है, जो हमने सड़कें बनाई होंगी, है ना, डेंसिटी जो है वो है 15वां स्थान। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, अभी कोई डाउट हो आपको बता दीजिए, कोई भी सवाल हो। चलिए, हम देख रहे हैं सड़क परिवहन और हमने बात की मध्य प्रदेश में 15वां स्थान है। ठीक है, आपको पता है कि जो सड़क परिवहन है, गांव की सड़कें होंगी, है ना, स्टेट हाईवे होंगे जिसको राज्य मार्ग बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नेशनल हाईवे होंगे जिसको एनएच बोलते हैं। ऐसी 2-3 प्रकार की शहरी सड़कें भी होंगी जो जिला मार्गों को एक दूसरे से जोड़ती होंगी। तो इस प्रकार से अभी हमको एनएच पे और एसएच पे फोकस करना है ना, एनएच। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़े राजमार्ग कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे कौन कौन से, यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसलिए चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरी स्लाइड का, या तो आप अच्छे से रट लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा चाहे एमपीएसआई हो, पटवारी हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजमार्ग कौन कौन से। तो अगर पहला नंबर है NH46, ये दिमाग में आपको रखना है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। आपको पता पहले नेशनल हाईवे 1, 2, 3 के नाम से थे, NH1, NH2, नेशनल हाईवे के नाम परिवर्तित कर दिए गए, अब अलग अलग प्रकार से नाम हो गए हैं, बदल गया है। तो नेशनल हाईवे
या NH46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाता है तुरंत आंसर टिक करेंगे 46। NH46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है 634 किलोमीटर। आपको लंबाई भी बहुत अच्छे से याद रखनी है ना, क्योंकि सवाल यहाँ से भी बन सकता है। तो NH46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसकी जो लंबाई है 634 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ होके जा रहा है? ग्वालियर से बैतूल। ये मध्य प्रदेश की कहानी है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? ग्वालियर से बैतूल जा रहा है। ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, ओबेदुल्लागंज, होशंगाबाद से होते हुए बैतूल पहुँचता है ना। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो याद ही रखना है, आखिरी पॉइंट याद रखना है, ग्वालियर से बैतूल। और इसके बीच में ये कई जगहों से गुजरता है, जैसे भोपाल से भी गुजर रहा है, ये शिवपुरी से भी गुजर रहा है ना। भोपाल से गुजर रहा है, शिवपुरी से गुजर रहा है, गुना से गुजर रहा है, ठीक है, ब्यावरा से गुजर रहा है और होशंगाबाद होते हुए बैतूल तक जा रहा है। मध्य प्रदेश की ये स्थिति है ना। तो NH46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ये कि इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश में 634 किलोमीटर है। ये ग्वालियर से बैतूल तक जाता है और इसके बीच में भोपाल, शिवपुरी, गुना, होशंगाबाद, ब्यावरा, ओबेदुल्लागंज, ये सारी जो है जगह जो है पड़ती है। ये बात यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? ये याद रहेगा आप लोगों को? NH46 634 किलोमीटर, ग्वालियर से बैतूल। चलिए दूसरा नेशनल हाईवे देखते हैं। लंबाई के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? NH44। 44 से 46, सॉरी 46 से 44 में आ गया। तो NH44 जो है उससे छोटा नेशनल हाईवे है। इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है 571 किलोमीटर है। कितनी है? 571 किलोमीटर है ना। इसको भी देख लेते हैं एक बार, कहाँ से कहाँ जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये मुरैना से ये सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी जो डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है ये, मुरैना और सिवनी। ये लिख लेना आप लोग। NH44 लंबाई है 571 किलोमीटर और ये मुरैना से सिवनी तक जाता है। क्लियर है? दो बातें यहाँ तक क्लियर। NH46 सबसे बड़ा है ना, 634 किलोमीटर है, ग्वालियर से बैतूल के बीच चलता है। NH44 है 571 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का दूसरा नेशनल हाईवे है, जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा तीसरा नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा है वो NH है 47, 46, 44, 47, 46, 44, 47। तीन नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े हैं, 44, 46, 47 है ना। इसकी जो लंबाई है 558 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई इसकी? 558 किलोमीटर। ये जो चलता है ये मध्य प्रदेश का जो झाबुआ है, आपको पता है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग सॉरी, तो झाबुआ से है और ये पाढुरना तक जाता है। पाढुरना ये शायद महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में है। तो ये पाढुरना तक जाता है। बैतूल है एक जगह जहाँ से होते हुए पाढुरना को टच करता है। तो NH47 558 किलोमीटर झाबुआ से पाढुरना तक। क्लियर? चलिए, ये बैतूल का एक मुल्ताई जगह है। मुल्ताई से एक नदी निकलती है ना। कौन सी नदी है? कौन सी नदी मुल्ताई से निकलने वाली? आप लोगों को बताना है। हमने नदी वाला टॉपिक किया है, बहुत अच्छे से किया है, एक एक नदियाँ की है, ठीक है। मैप के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो आपको ही आंसर करना है कि मुल्ताई से ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी निकलती है। चलिए, तो तीन हमने देख लिए नेशनल हाईवे जो सबसे बड़े। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। सबसे छोटे छोटे कौन सी नेशनल हाईवे? चलिए, सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा NH46। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो आपको तुरंत आंसर टिका NH135BB। NH135BB
ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे, इसकी जो लंबाई है 7.5 किलोमीटर है। ये जमीरा यूपी का एक गांव है, वहां से आता है और ये बरगढ़ से होते हुए डभौरा, है ना, डभौरा एक जगह है, ये मेरा गांव है पर्सनल। ठीक है, मुझे हाल ही में पता चला है कि हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है, कुछ दिन पहले ही, 1 साल पहले। ठीक है, हमें पता ही नहीं था कोई इतनी पतली सड़क जो है वो नेशनल हाईवे है। ये हमारा गांव है डभौरा। तो ये जमीरा यूपी से निकलता है और बरगढ़ यूपी से होते हुए हमारे डभौरा, हमारे गांव को टच करता है। डभौरा हमारा रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये यूपी का एक प्रकार से बाउंड्री है। हमारे पास से ही, हमारे गांव से आधा किलोमीटर दूर से ही यूपी स्टार्ट हो जाता है हमारे घर से। ठीक है, तो ये तो नेशनल हाईवे हमें नहीं भूलता है, अब आपको भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का गांव है ना। तो जमीरा से बरगढ़ होते हुए डभौरा तक, सबसे छोटे की कभी भी बात हो तो हमें ज़रूर याद कर लेना, तो आपको बन जाएगा, है ना। जमीरा से बरगढ़ से होते हुए डभौरा तक, ये है 135 BB, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा NH 339B, ये 9 किलोमीटर है। NH 339B ये बमेठा से खजुराहो जाता है, बमेठा से खजुराहो, है ना, बमेठा से खजुराहो की ओर जाता है। ये 9 किलोमीटर है। क्या है ये? नेशनल हाईवे 339B। सबसे छोटा अगर आपसे पूछता है तो आंसर टिक करेंगे NH 135BB, 7.5 किलोमीटर। चलिए तीसरा नेशनल हाईवे देखते हैं जो सबसे छोटा है, NH 339, है ना, NH 339, ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये नौगांव है ना, नौगांव से ये यूपी की सीमा तक जाता है। क्लियर है? तो ये सारा सभी को नहीं याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या आखिरी पॉइंट क्या है, यहाँ बस आपको सबसे छोटा याद रखना, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, सबसे बड़ा याद रखना है। तो 3 मैंने जो सबसे बड़े और सबसे छोटे राजमार्ग हैं वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा सबसे छोटा सबसे बड़ा में नहीं पढ़ना है, सॉरी, यही 3 जो है सबसे बड़े राजमार्ग और 3 सबसे छोटे राजमार्ग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो आप लोगों को, या ऐसी कोई चीज़ या कोई डाउट या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको मुल्ताई से निकलने वाली नदी का नाम जरूर बताना। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 46, ये नंबर महत्वपूर्ण है, इसको आपको एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाना है। ये नंबर को एग्ज़ाम हॉल तक नहीं भूलना है, फिर उसके बाद भले भूल जाओ। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं तो 46 हैं। कितने नेशनल हाईवे हैं? 46 है। बहुत अच्छे से दिमाग पे रखनी। जो टोटल NH की लंबाई है वो है 8,858 किलोमीटर। कितनी है? 8,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई है। क्लियर? कितनी है? 8,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में कितने हैं या नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो आपको 46 आंसर टिक करना। अगर आप पूछ ले लंबाई कितनी है तो 8858, 3 8 दिख जाए कहीं पे तो आपको आंसर करना, बस बीच में 5 लगा देना है ना, 5 लगाना है, बाकी 3 8 होने चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में जो सड़क की लंबाई घनत्व है, डेंसिटी है ना, वो 23 किलोमीटर है।
100 वर्ग किलोमीटर के बीच में, है ना। 100 वर्ग किलोमीटर में 23 किलोमीटर जो हमारे यहाँ NH की लंबाई है। क्लियर है यह बात यहाँ तक। यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या। ये बात आप कैसों नहीं भूलनी है, याद रखना है 46 से जो नेशनल हाईवे की संख्या है यहाँ पे। चलिए, ये नेशनल हाईवे की बात हो गई। फिर हम थोड़ा सा राजकीय मार्ग की बात कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमारे जो मध्य प्रदेश में टोटल राजकीय मार्ग यानी स्टेट हाईवे की हम बात करें जो मध्य प्रदेश सरकार बनाती है, और नेशनल हाईवे का मतलब है जो केंद्र सरकार बनाती है ना। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। केंद्र सरकार जो बना रही होती है वो है नेशनल हाईवे, और जो स्टेट हाईवे होते हैं जिसको SH बोलते हैं, इसको राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, तो हम स्टेट हाईवे की बात करते हैं कि स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। जो कुल राजकीय राजमार्ग है यानी कि स्टेट हाईवे है मध्य प्रदेश में 41 है। कितने हैं? 41। और नेशनल हाईवे कितने हैं? 46। 5 अंतर करना है आप लोगों को। स्टेट हाईवे की संख्या 5 कम हो जाएगी, है ना। और जो नेशनल हाईवे होंगे 46 होंगे, और आपसे स्टेट हाईवे पूछे तो 41 टिक करना है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राजमार्ग है यानी कि राजकीय राजमार्ग, इसको हम स्टेट हाईवे बोलते हैं, SH-19। कौन सा है? SH-19। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जैतपुर से नागपुर चली जाती है, जैतपुर से नागपुर, और बीच में मध्य प्रदेश को पूरा का पूरा जोड़ देती है। मतलब जैतपुर से शुरू होती होगी कहीं के आसपास से, और ये नागपुर तक चली जाती है। जैतपुर है यूपी में, और नागपुर आपको पता है कि ये है महाराष्ट्र में, MH में। तो इन बाउंड्री के पास है, यहाँ से नागपुर स्टार्ट होता है वहीं पे स्टेट हाईवे खत्म हो जाता है, और ये जहाँ से जैतपुर स्टार्ट होता है वहीं से स्टेट हाईवे शुरू हो जाता है ना। तो जैतपुर से नागपुर को जोड़ने वाला है ये SH-19, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है, स्टेट हाईवे। हमने सबसे बड़े की तो बात कर ली, तो स्वाभाविक सी बात है हमको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बीच का अगर कुछ भूल भी गया है तो चल जाएगा, है ना। या तो कोई स्पेशल होगा जो भी SH, उसके विषय में जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई बहुत स्पेशल आपसे सवाल पूछने की स्थिति में होंगे। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राजमार्ग है यानी स्टेट हाईवे है, उसका नाम है SH-39A। क्या है? SH-39A। इसकी लंबाई कुल 22 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी भी लंबाई मैं बता देता हूँ। ये जो SH-46 है, इसकी जो लंबाई है 743 किलोमीटर है। ये स्टेट हाईवे हमको लगता है नेशनल हाईवे से भी बड़ा है मध्य प्रदेश का। 743, कितना? 743। चलो, तो 743 किलोमीटर सबसे बड़ा है जो स्टेट हाईवे SH-19, और जो सबसे छोटा है वो 22 किलोमीटर है SH-39A। ये बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए, कोई सवाल या कोई डाउट? फिर से मैं तैयार हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप सवाल कीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं हम प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने कितने बताए हैं नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में? 46 है ना। कितने हैं? 46। 46 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पहला जो नेशनल हाईवे मैंने बताया NH46 634 किलोमीटर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। मैंने पहले ही बता दिया है, ये ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। क्लियर रहेगा यहाँ तक। फिर मैंने ये भी चर्चा की है NH44 की सेकंड सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में, इसकी लंबाई 571.9 किलोमीटर और ये मुरैना से लेके सिवनी तक जाता है। ये भी मैंने दिखा दिया है आपको। इसके अलावा जो तीसरा NH है NH47 है 558.6 किलोमीटर, ये भी मैंने बात कर ली है। ये कहाँ से? झाबुआ से पाढुरना महाराष्ट्र तक जाता है ना। तो 3 नेशनल हाईवे तो मैंने पहले ही बता दिया। अब चौथा इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवे है वो देख लेते हैं कि NH45 495 किलोमीटर। कितने? 495 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ? अमरकंटक से नरसिंहपुर। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है ये भी आपको अब आप बताएंगे हमें। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? 2-3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, आपको बतानी है यहाँ पे। क्लियर है? तो अमरकंटक से नरसिंहपुर जो है ये जाती है NH45। NH30 ये भी इम्पोर्टेंट है 493.7 किलोमीटर। ये रीवा से लेके सीजी की सीमा तक जाती है, मेरे शहर से जुड़ती हुई सीजी की सीमा तक जाती है। NH30 4937 किलोमीटर। इसके अलावा NH52 454.2 किलोमीटर। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ से महाराष्ट्र की सीमा तक जाती है। ठीक है, क्या रहेगा? NH52। महू सेंधवा होते हुए, ये महू आपको पता है इंदौर के पास में, तो यहाँ से होते हुए है ना ये महाराष्ट्र की सीमा तक चली जाती है NH52। फिर है 7वां महत्वपूर्ण NH43, ये है 435.5 किलोमीटर। ये पवई से सीजी की सीमा तक जाती है। NH43 पवई कटनी के पास से है ना, तो कटनी के पास से ये सीजी की सीमा तक जाती है ना, शहडोल होते हुए। शहडोल ये पता है आपको पश्चिम साइड है, पूर्वी साइड। तो पवई यानी कटनी के पास से लेकर सीजी की सीमा तक 435 किलोमीटर। इसके अलावा NH39 339B 9 किलोमीटर। मैंने पहले ही बताया बमेठा से खजुराहो सेकंड सबसे बड़ा सबसे छोटा नेशनल हाईवे, और सबसे छोटा जो मैंने फिर से बताया NH135BB 7.5 किलोमीटर। मुझे याद रखना है जमीरा से डभौरा, ये मेरा गांव है ना, जमीरा से डभौरा के बीच में NH135BB। तो ये रहे प्रमुख राजकीय या राष्ट्रीय राजमार्ग। आई होप कि आप लोगों को सड़क परिवहन से चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। या भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। फिर हम रेल परिवहन को देखते हैं। सड़क परिवहन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे से थोड़ी कम बनते हैं, वायु परिवहन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपके MPPSC प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रेल परिवहन। चलिए रेल परिवहन की बात करते हैं। रेल परिवहन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो 1867, ये डेट महत्वपूर्ण है, ईयर महत्वपूर्ण है। 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद है ना, ये मेन लाइन थी। जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग था। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कौन सा था, तो आपको तुरंत आंसर टिक करना है जबलपुर से इलाहाबाद। जबलपुर से इलाहाबाद 1867 है ना, सॉरी 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि रेल परिवहन जो भारत में स्टार्ट हुआ है वो कब हुआ है, आपको आंसर खुद ही बताना है, फिर मैं बता दूंगा। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे पूरा का पूरा रेल परिवहन। आपको बस ये बताना रेल परिवहन भारत में कब से स्टार्ट हुआ है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 1867 में मध्य प्रदेश में जबलपुर से इलाहाबाद जो है प्रदेश का पहला रेल मार्ग था। चलिए 1895, ये 95 है, हिंदी में लिखा गया है। 1895 में शिवपुरी से ग्वालियर नैरो गेज लाइन, नैरो गेज मानी
वही छोटी सी पतली वाली ट्रेन हम कहेंगे उसको, 1 मीटर से भी कम होती है उसकी चौड़ाई, है ना। ये ब्रॉड गेज में हम चढ़ते हैं, जिसका अभी इस्तेमाल हो रहा है वो ब्रॉड गेज कहलाती है ना। तो नैरो गेज की जो लाइन है वो मध्य प्रदेश में शिवपुरी से ग्वालियर के बीच चली गई। अभी भी ग्वालियर में रेलवे ट्रैक बना, अभी हाल ही में मैं देख के आया हूँ 3 महीने पहले। तो ये रेलवे ट्रैक अभी भी वहाँ पे बना है, रेलें नहीं चलती हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ट्रैक बना हुआ शिवपुरी से ग्वालियर 1895, है ना, नैरो गेज। सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन बना, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। आपको पता है 16 मुख्यालय है ना। इनमें से जो रेलवे का मुख्यालय है, जो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबलपुर रेलवे के लिहाज से बहुत संपन्न जंक्शन है ना। तो रेलवे है जो आपको स्वाभाविक है, मैंने पहले ही बता दिया कि जबलपुर से इलाहाबाद जो प्रदेश का पहला रेल मार्ग था, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर बहुत पुराना है, जहाँ से रेलवे लाइन चली या स्टार्ट हुई या वहाँ पर डेवलप हुई। तो रेलवे का जो मुख्यालय, स्वाभाविक सी बात है ऐसे शहरों में ही बनेगा। तो जबलपुर जो है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। प्रदेश का जो पहला सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो इटारसी। इटारसी को आप याद रखना कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा रहेगा, आंसर टिक करना है इटारसी। इसके अलावा एक और चीज, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल है। क्या है, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को ना समझ में आई हो तो बता दीजिए, फिर हम देख लेते हैं। चलिए, तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। और आप पूछ ले पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो जबलपुर में। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक मुख्यालय है रेलवे का, पश्चिम मध्य रेलवे का, है ना, जो एरिया में डिवाइड है रेलवे उसमें, और रेल सेवा आयोग है जो उसका मुख्यालय भोपाल में। दोनों बात में अंतर रख। रेलवे जो स्लीपर होते हैं ना, उनको बनाने का जो कारखाना है बुधनी है, ये बहुत है, चर्चा में रहता है हमेशा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, व्यापम में एग्जाम में पूछा गया है कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो बुधनी है। ये बुधनी कौन, किसकी कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं हम कितना आप लोग राजनीति से संबंध रखते हैं। राजनीति से संबंध का मतलब है आपको राजनीति से संबंध नहीं रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं रखना है। इसका मतलब है कि राजनीतिक समझ है या नहीं आप लोगों को, है ना। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो बुधनी से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से, है ना। मठाधीश हैं एक प्रकार की, ये हट नहीं रहे कहीं। तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में। चलिए, रेल कोच फैक्ट्री, रेलवे का जो कोच बनता है उसकी जो फैक्ट्री है वो निशातपुरा में, निशातपुरा भोपाल में। तो दो बातें यहाँ पे एक प्रकार से इंडस्ट्री से याद रखना। अगर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना आपसे पूछा जाता है तो आपको बुधनी टिक करना है, और अगर आपसे कहता है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ, जहाँ कोच बनती है, तो निशातपुरा भोपाल है, ठीक है। तो रेलवे से संबंधित इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। चलिए, इसके अलावा और देख लेते हैं क्या क्या है रेलवे से संबंधित। प्रथम ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन, ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसको हबीबगंज के नाम से पहले जानते थे। किस नाम से, हबीबगंज के नाम से। तो आज वर्तमान में कौन सा रेलवे स्टेशन हो गया हबीबगंज, क्या नाम बदला हुआ है उसका, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला जो निजी रेलवे स्टेशन है वो भी रानी कमलापति स्टेशन, यानी कि हबीबगंज। आप बड़ी आसानी से हबीबगंज क्लिक कर जाएगा, लेकिन उसका नाम बदल गया है। नाम बदलने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, रेलवे स्टेशन शहरों का नाम बदले जा रहे हैं, पता नहीं क्या मिलेगा भगवान जाने, ठीक है। लेकिन देश का पहला जो निजी रेलवे स्टेशन है, आपको पता है कि यहाँ पे जो साफ सफाई है, इसकी जो व्यवस्था है, जो पूरा का पूरा वो निजी हाथों में चला गया है, एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो गया है रेलवे स्टेशन का। तो पहला निजी रेलवे स्टेशन अगर आपसे पूछा जाता है तब भी आपको हबीबगंज रानी कमलापति स्टेशन टिक करना है। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन है, तब भी आपको आंसर टिक करना है रानी कमलापति, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन 5 क्षेत्रों में अंतर्गत। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मध्य प्रदेश में, ये जैसे मध्य प्रदेश है ना, रेलवे लाइन चल रही, कोई रेलवे इधर से निकल रही है, कोई रेलवे इधर से निकल रही, कोई रेलवे इधर से आ रही, कोई रेलवे इधर से आ रही है ना, अलग अलग क्षेत्र से रेलवे गुजर रही है ना।
ये रेलवे मान लीजिए लाइन है गुजर रही है। तो ये 5 क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने पहले ये दिखाया था आपको कि जो पश्चिम मध्य रेलवे है, ऐसे रेलवे को डिवाइड किया गया है 16 भागों में, है ना। तो जो मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन चल रही है उसमें ये 5 क्षेत्र कवर करता है, 5 क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा है? पहला एक मध्य रेलवे है ना, मध्य रेलवे के तहत आता है। दूसरा है पश्चिम रेलवे, है ना। फिर तीसरा है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। चौथा है पश्चिम मध्य रेलवे, इसी की बात मैंने की थी। और पांचवा है उत्तर मध्य रेलवे। तो रेलवे लाइन जो मध्य प्रदेश में रेल चलती है वो 5 क्षेत्रों के अंतर्गत, आपको फिर से दिमाग में रखना है। पहला जो है जिसके अंतर्गत आता है वो है मध्य रेलवे, बीच का भाग। फिर आपको पश्चिम में चले जाना है, ठीक है। फिर आपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आ जाना है, फिर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में आ जाना है, फिर उत्तर मध्य रेलवे। ये 5 रेलवे लाइन है जिसके तहत मध्य प्रदेश में रेलें चल रही है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? 8 मार्च 2019, ये डेट महत्वपूर्ण है। जबलपुर के जो मदन महल रेलवे स्टेशन है, जबलपुर से 2 किलोमीटर दूर है ये, तो मदन महल जो रेलवे स्टेशन है जबलपुर के पास में, ये मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पिंक कलर की दिखेंगी, महिलाओं से संबंधित। वो जो यहाँ पे शायद ज्यादातर कर्मचारी महिलाएं भी हैं। तो ये रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है कि जो पिंक रेलवे स्टेशन है वो मदन महल है। चलिए, है ना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से लगी। एक बार मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। ये हाल ही का है डेवलपमेंट। एक तो आपको डेट याद रखनी है, 8 मार्च 2019, ये डेट महत्वपूर्ण है। 8 मार्च 2019 जबलपुर के पास में एक मदन महल रेलवे स्टेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ अच्छे से, इसको बहुत दिमाग में रखना है। पता नहीं मुझे कैसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 8 मार्च 2019 जबलपुर के पास में मदन महल है, इसको मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। पिंक रेलवे स्टेशन, इसका संबंध ऐसे है कि इस रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर से लेके, महिलाओं से संबंधित है ये, स्टेशन मास्टर से लेके सफाई कर्मचारी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महिला से अलग हो। मतलब कुल मिला के ये कहें कि स्टेशन मास्टर से लेके सफाई कर्मचारी तक सबके सब जो कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं, इसलिए ये पिंक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन? मदन महल रेलवे स्टेशन जबलपुर। अब याद रहेगा, पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल, 8 मार्च 2019, स्टेशन मास्टर से लेके सफाई कर्मचारी तक सभी की सभी महिलाओं से संबंधित है ये एक प्रकार से रेलवे स्टेशन। 22 मार्च 2021, ये डेट महत्वपूर्ण है। पाताल पानी, अभी हाल ही की बात है। पाताल पानी इंदौर के पास में एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, एक प्रकार का टूरिज्म रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लोग केवल घूमने यहाँ जाते हैं, तो टूरिज्म है ये एक प्रकार से। पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल गया है, उसका टांट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भी हाल ही में टांट्या भील रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम बदला गया है, आपको याद रखना पाताल पानी, और पाताल पानी है इंदौर के पास में। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, आई होप कि आपको रेलवे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का वायु परिवहन की स्थिति देख लेते हैं क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है विशेष, ठीक है। इसमें बस हमको ये याद रखना है कि पहली उड़ान थी वो 26 जुलाई 1948 मध्य प्रदेश, भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही, लगभग 1 साल बाद, है ना। तो 26 जुलाई 1948 मध्य प्रदेश की पहली उड़ान भरी गई। ये थी इंदौर से दिल्ली होते हुए ग्वालियर। मध्य प्रदेश इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से ग्वालियर। क्लियर है? 26 जुलाई 1948 मध्य प्रदेश में पहली बार उड़ान भरी गई। वायु परिवहन स्टार्ट हुआ कहाँ से कहाँ? इंदौर से दिल्ली होते हुए ग्वालियर, यानी इंदौर से ग्वालियर। ठीक है, क्लियर है ये बात? आपको ये याद रखना है कि टोटल 26 हवाई पट्टियां मध्य प्रदेश में, जहाँ से हवाई जहाज उड़ सकते हैं, है ना। 26, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 26 हवाई पट्टियां। मध्य प्रदेश में जो एयरपोर्ट है वो टोटल 6 है वर्तमान में। राजा भोज एयरपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बना है पिछली बार 2021 के प्रीलिम्स में, भोपाल। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर। देवी अहिल्या एयरपोर्ट इंदौर। विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट, स्वाभाविक सी बात है सिंधिया का एरिया है तो ग्वालियर होगा।
एरिया से ही ये सारे एयरपोर्ट आपको दिखेंगे। सिविल एयरपोर्ट खजुराहो और दतिया एयरपोर्ट दतिया। अब देखिए राजा भोज का संबंध कहाँ से था? भोपाल से। भोज ताल भी उन्हीं के नाम पे है, तो राजा भोज कहाँ होगा? स्वाभाविक सी बात है भोपाल में। रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर गढ़मंडला एरिया से है। रानी दुर्गावती का संबंध अगर गढ़मंडला जबलपुर के एरिया से है तो स्वाभाविक सी बात है जबलपुर का होगा। देवी अहिल्याबाई का संबंध इंदौर से है तो इंदौर एयरपोर्ट का नाम है। विजयराजे सिंधिया का संबंध सिंधिया राजघराना ग्वालियर से, तो ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम है। सिविल एयरपोर्ट आपको याद रखना बहुत अच्छे से, खजुराहो में, और दतिया एयरपोर्ट हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ये दतिया में है। इनमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो हमारे पास डेटा है हम उसको बताते हैं। पिछली बार ये MPPSC 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन डिलीट हो गया है। पूछा गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, अलग अलग ऑप्शन थे, सबने अपनी जानकारी के अनुसार बताया, लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी है वो 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ से रेगुलर उड़ानें भरी जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए। 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है। कौन कौन सा है? एक तो ये है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, लिखा हुआ है, देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, ठीक है। तो एक भोपाल में और एक इंदौर में, 2 बड़े शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये विवादित है, ठीक है। जब भी कभी इसमें MPPSC क्लियरेंस देगा या कोई चीज़ अपडेट होकर आएंगे तो हम आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी के लिए बस आपको याद रखना 2 इंटरनेशनल। ये बड़ा विवादित रहा है, क्वेश्चन डिलीट भी हो गया है, पता नहीं, मुझे ये तो नहीं याद है उसमें किस कारण से डिलीट हो गया, लेकिन ये ऑप्शन थे। तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल और देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में ये है। इसके अलावा सेना की हवाई पट्टियाँ मध्य प्रदेश में 2 हैं। एक तो ये है महू छावनी में सेना की हवाई अड्डा है, और दूसरा है ग्वालियर में मुरार करके कुछ जगह है, मुरार करके, वहाँ पे वायुसेना की हवाई पट्टी, महू और ग्वालियर। और एक बात और आते हैं, कान्हा नेशनल पार्क मंडला सबसे बड़ा, मैंने पढ़ाया हुआ है, कान्हा नेशनल पार्क मंडला सबसे बड़ा एकमात्र हवाई पट्टी वाला नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल पार्क है ना। तो नेशनल पार्क से अगर ये बन जाए कि नेशनल पार्क कौन सा ऐसा है जहाँ पे से हवाई पट्टी भी है, उड़ाने भर सकते हैं, तो आपको याद रखना कान्हा नेशनल पार्क मंडला है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज हमने जो भी परिवहन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। MPPSC 2021 के लिए हमने मेंस टेस्ट सीरीज आरंभ की है, हाल ही में रिजल्ट आया, आपको पता है। इसकी टेस्ट सीरीज आप PSC अड्डा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेस कर लीजिए। वर्तमान में अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए। बिना टेस्ट सीरीज के सफलता संभव नहीं है, आप अपना एनालिसिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही कर पाएंगे, है ना। फीस जो है 10,000 ओरिजिनल थी, हमने 75% डिस्काउंट अभी भी रखा है, 2499 में आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा 9617745037 पे भी कांटेक्ट करके आप इस संबंधित जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के समय। इसके अलावा 2022 के भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ की है, उसके अलावा भी जानकारी ले सकते हैं, या PSC अड्डा एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। कुल 23 टेस्ट हमने रखे हैं, 11 सब्जेक्ट वाइज है और 11 FLT टेस्ट है। हिंदी माध्यम में हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है और मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विशेषज्ञ टीम है जो कॉपी चेकिंग करेगी और आप रिमार्क भी लगाएगी। सीरीज लाइव है और कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, क्लियर। तो इसका फायदा उठाइए, आपके काम की चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर अच्छी लगी है क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।